जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो इकोनॉमिक का पहला पार्ट कवर किए थे लोग, उसका आज यह दूसरा पार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें 81 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। ये पुराना क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है और वर्तमान डाटा की बात किया जाए तो अभी इसकी व्याख्या में हम लोग देखेंगे लोग। तो इससे क्वेश्चन के हिसाब से उस समय कितना प्रतिशत था, तो 15% था। कितना था कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश कितना था, 15% था। कितना इसका सेंस हो जाएगा, 15%। प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। 28 फरवरी 2023, 28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार सकल मूल्य वृद्धि यानी कि जीबीए में कृषि की भागीदारी वर्ष 2022-23 में चालू मूल्यों पर लगभग 18.3% कितना थी, 18.3% थी, अगर बात किया जाए 22-23 से के डाटा के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल कौन सा नहीं है, तो जो तिलहन है इसे इसमें शामिल नहीं किया गया। तिलहन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बाकी गेहूं को शामिल किया गया है, दाल और चावल इन तीनों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एनएफएसएम प्रारंभ वर्ष 2007-8 में रबी सीजन से एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जो यह योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, यह केंद्र के द्वारा प्रायोजित की गई है, जिसे वर्ष 2011-12 तक के 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गेहूं, चावल और दलहन का क्रमशः 10 से 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन। कितना, 10 मिलियन, 8 मिलियन और 2 मिलियन, यानी कि गेहूं कितना 10 मिलियन, चावल आपका 8 मिलियन और 2 मिलियन दलहन दलहन मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन, कुल 20 मिलियन टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो वर्तमान स्थिति आच्छादित फसलें चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें हैं। 12वीं योजना के अंत में यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक के 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और इस 4 मिलियन टन दलहन, कितना 4 मिलियन टन दलहन और 3 मिलियन टन मोटे अनाज समेत कुल 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था। विगत अनुभव एवं प्रदर्शन के आधार पर इस कार्यक्रम की अवधि को वर्ष 2019-20 तक बढ़ाते हुए 13 मिलियन टन चावल, जिसमें आपका 5 मिलियन टन, गेहूं 3 मिलियन टन और दाल 3 मिलियन टन तथा मोटे अनाज 2 मिलियन टन का अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, यानी कि जो भारत में खाद्य प्रबंधन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या नहीं है, तो खाद्यान्नों का जो निर्यात है इसके इस उद्देश्य से इसका प्रबंधन नहीं किया जाता है। बाकी खाद्यान्नों का वितरण इसका उद्देश्य है, खाद्यान्नों की खरीद ये भी उद्देश्य है, और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव यानी कि गोदामों में रख रखाव इसका उद्देश्य है। आर्थिक समीक्षा 2016-17 वॉल्यूम 2 के पेज 182 के अनुसार खाद्य प्रबंधन में खाद्यान्नों की खरीद, उसका वितरण और बफर स्टॉक तथा मूल्य स्थिरता के लिए उसका भंडारण आदि शामिल है। लेकिन खाद्यान्नों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है। खाद्यान्नों का जो निर्यात है यह खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष से कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी। तो किस वर्ष यह नकारात्मक हो गई थी, तो यह 2002-3 में यह नकारात्मक हो गई थी। दिए गए विकल्पों में वर्ष 2002-3 के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक रही। 28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की वृद्धि दर 3.3% दर्ज है। कितना प्रतिशत है, तो यह 3.3% दर्ज है। तथा 2021-22 तथा 2020-21 के लिए यह क्रमशः 3.5% और 4.1% है। अगर 2021-22 की बात किया जाए तो उस समय कितना प्रतिशत था, तो 3.5% था, और 2020-21 की बात किया जाए तो उस समय कितना प्रतिशत था, तो 4.1% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाखा प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है, तो इसे 15 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। कितना, 15 लाख करोड़ रुपया इससे का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्रीय बजट 2020-21 केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि साख के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि साख के 16.5 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई थी। 2021-22 में इसे कितना करने की घोषणा की गई थी? तो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसे बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपए तथा बजट 2023-24 में पुनः वृद्धि करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कर रहा है कि वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड यानी कि AICIL द्वारा जारी किया जाता है या लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो यह जो कथन है, पहला कथन आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन कर रहा है कि यह योजना 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। तो यह कथन आपका गलत है, क्योंकि यह 2007 में नहीं, यह 2004 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2004 में। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। क्या है यहाँ पे? सही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो केवल एक पहला कथन सत्य है। वर्षा बीमा रेनफॉल इंश्योरेंस से भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा 2004 में दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि खरीफ 2004 सत्र में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो यह 2004 में शुरू की गई थी। वर्षा बीमा 15 जुलाई 2004 को आरंभ हुई योजना है। यह योजना कब आरंभ हुई थी या प्रारंभ हुई थी? तो 15 जुलाई 2004 को आरंभ हुई थी। जो औसत वर्षा के 20% या अधिक की कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। कितना? 20% या उससे अधिक की कमी पर यह बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC द्वारा किया जाता था। किंतु कृषि क्षेत्र की व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की, जो कृषि क्षेत्र के बीमा कवर हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी में सामान्य बीमा कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड ने पूंजी लगा रखी है। इतने सारी कंपनियां जो है यह इसमें पूंजी लगा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? यह कब पूछ रहा है? तो 2006 के अनुसार पूछ रहा है। तो उस समय कितना था? तो आपकी बात किया जाए तो 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से कम, 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से कम इसका निर्धारित निवेश सीमा था। वर्ष 1991 की उद्योग नीति में 1985 की नीति में तय लघु इकाइयों की निवेश सीमा को 35 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपया तथा सहायक उद्योगों में निवेश की सीमा को 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि MSME विकास अधिनियम 2006 प्रभावी तिथि अक्टूबर 2006 के तहत सूक्ष्म यानी कि माइक्रो लघु स्मॉल एवं मध्यम यानी कि मीडियम उद्यमों के लिए निवेश सीमा 2 वर्गों यानी कि पहला वर्ग था विनिर्माण उद्यम तथा दूसरा वर्ग था सेवा उद्यम में बांटकर निर्धारित किया गया है। वर्ष 2006 के बाद संयंत्र तथा मशीनरी के लिए निवेश सीमा निम्न है। अभी उनकी सीमाओं को देखते हैं लोग, और यह जो अभी जो वर्तमान आया था बजट, इसमें इसे चेंज कर दिया गया है। तो विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग के लिए कितना होना चाहिए? तो 25 लाख रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। और वहीं लघु उद्यम में 25 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ से अधिक नहीं होने चाहिए। और मध्यम उद्यम में बात की जाए तो 5 करोड़ रुपया से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। और वहीं सेवा क्षेत्र में इससे अधिक होगा। देखते हैं कितना होता है। अगर वही सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये आपका लघु में कितना होना चाहिए? लघु में 10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेवा क्षेत्र में आपका उससे पहले वाला से कम है, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र से कम है सेवा क्षेत्र में। और मध्यम क्या होना चाहिए? 2 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होने चाहिए। 1 जुलाई 2020 से प्रभावी MSME की नई परिभाषा संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर है।
अब इसमें कितना रखा गया है तो निवेश इसमें सूक्ष्म उद्योगों में कितना रखा गया है तो निवेश 1 करोड़ रुपया तक रखा गया है और टर्नओवर कितना होना चाहिए तो 5 करोड़ रुपये तक होना चाहिए। और लघु उद्योग में निवेश 10 करोड़ रुपया तक होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए 50 करोड़ रुपये तक होना चाहिए। और वहीं मध्यम उद्योग में निवेश से 50 करोड़ तक होना चाहिए और टर्नओवर आपका 250 करोड़ रुपये तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर डैश कर दिया गया है। तो इसे कितना बढ़ाकर कर दिया गया है तो 74% कर दिया गया है। कितना प्रतिशत 74% इसे बढ़ाकर कर दिया गया है। बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की गई थी, जो अगस्त 2021 से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है तो यह 500 करोड़ तक 500 करोड़ रुपए तक वित्तीय सहायता दी गई है। किसी पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी के लिए 500 करोड़ रुपए तक के निवेश की स्वायत्तता होती है। 10 मई 2023 तक भारत में कुल 12 महारत्न और 13 नवरत्न तथा 73 मिनी रत्न श्रेणी 1 और श्रेणी 2 की कंपनियां हैं। 2023 तक कितनी थी महारत्न कंपनियां तो 12 थी और 13 नवरत्न कंपनियां थी। यही नवरत्न कंपनियां महारत्न कंपनी बन जाती हैं और जो मिनी रत्न कंपनी आती है वह नवरत्न में परिवर्तित हो जाती है अगर उनका टर्नओवर अधिक हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। जो सरकारी व्यय है उसे किस मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो वित्त मंत्रालय के द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा वित्त मंत्रालय के द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय में 6 विभाग शामिल है। वित्त मंत्रालय में कितने विभाग शामिल हैं तो 6 विभाग शामिल है। पहला आपका आर्थिक कार्य विभाग, दूसरा व्यय विभाग, तीसरा राजस्व विभाग, चौथा वित्तीय विनिवेश विभाग, पांचवा वित्तीय सेवा विभाग एवं छठा सार्वजनिक उद्यम विभाग। इन 6 विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है। यह किस प्रकार का विभाग है तो यह एक प्रकार का नोडल विभाग है। इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख परियोजनाओं, योजना और गैर योजना व्यय दोनों का स्वीकृति पूर्व मूल्यांकन राज्यों को अंतरित केंद्रीय बजटीय संसाधनों के एक बड़े अंश का रखरखाव, वित्त और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करते हेतु वित्तीय नियमावली विनियमों आदेशों को लागू करके तथा लेखा परीक्षा टिप्पणी अभियुक्तियों पर निगरानी के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में व्यय प्रबंधन की जांच करना, केंद्र सरकार के लेखे तैयार करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्य के नियंत्रण में केंद्रीय विभागों की सहायता करना इत्यादि शामिल है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार करे। और इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में सजाना है तो सबसे पहले बात किया जाए कौन सा आ जाएगा तो आपका सबसे पहले आ जाएगा निगम कर। पहले स्थान पे आएगा निगम कर, दूसरे स्थान पे आपका निगम कर के अलावा आय पर भी कर इसका, उसके बाद ये आपका दूसरा आ जाएगा। और उसके बाद की बात की जाए यानी कि पहला दूसरा, उसके बाद संघ उत्पादन शुल्क यानी कि चौथा के बाद आपका कस्टम ड्यूटी यानी कि कस्टम कर आ जाएगा। तो तीसरा यानी कि इस प्रकार इसका सही आंसर की बात किया जाएगा तो 1 2 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का हम शुरू से बोल रहे हैं कि जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो प्रीवियस ईयर आप उसे बेस नहीं बनाएंगे, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे क्योंकि आप उससे समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आप इससे प्रीवियस ईयर को देख के यह अनुमान सिर्फ लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का ये रिपीट नहीं होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिपीट होता है।
प्रश्नकाल तथा अनुमान 2023-24 2023-24 के अनुसार भी विकल्प ए सही उत्तर था। बजट अनुमान 2022-23 बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व के प्रमुख स्रोत निम्न है, जिसमें सबसे पहला है वस्तु एवं सेवा कर। यह कितना करोड़ रुपये था? तो 9,56,600 करोड़ 9,56,600 करोड़ रुपये। निगम कर कितना था? तो 9,22,675 करोड़ रुपये तथा आयकर 9,05,75 करोड़ रुपये। केंद्रीय उत्पादन शुल्क 3,39,000 करोड़ रुपये तथा सीमा शुल्क 2,33,100 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रत्यक्ष कर है। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प डी सही उत्तर है। बजट अनुमान 2023-24 बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार जहां कुल बजट व्यय में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 54.25%, प्रत्यक्ष कर का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो 54.25% तथा अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा 45.75% अनुमानित है। वहीं जीडीपी के अनुपात के संदर्भ में यह क्रमशः 6% एवं 5.1% अनुमानित है। अगर जीडीपी के अनुपात के संदर्भ में बात की जाए तो प्रत्यक्ष कर कितना है? तो 6% है और अप्रत्यक्ष कर कितना है? तो 5.1% अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो जो उत्पाद शुल्क है, उत्पाद शुल्क के राजस्व कर से सरकार को आय होती है। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही उत्तर था। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व के प्रमुख स्रोत निम्न है, जिसमें सबसे पहला हम लोग ऊपर भी देखे हैं इसमें सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होता है? तो वस्तु एवं सेवा कर से 9,56,600 करोड़ रुपया और निगम कर से 9,22,675 करोड़ रुपये और वहीं आय कर से 9,05,75 करोड़ रुपये और उत्पादन शुल्क से 3,39,000 करोड़ रुपये तथा सीमा शुल्क से 2,33,100 करोड़ रुपये। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान है वह एक आइटम है, तो यह राजस्व व्यय का एक आइटम है। किसका? राजस्व व्यय का एक आइटम है। ब्याज राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो ब्याज है उसे किसके व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अतः उसकी प्राप्ति या व्यय राजस्व आय या राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। ब्याज भुगतान राजस्व व्यय की मद है। जो ब्याज भुगतान है वह राजस्व व्यय की क्या है? तो यह मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग व्याख्या में देखते हैं लोग या इसका आंसर देते हैं लोग। राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाता है? तो बजटीय घाटे का योग, जो बजटीय घाटे का योग होता है और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, इसे ही बजटीय घाटा कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? तो इसे ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अब यहाँ पे सारे घाटा का फॉर्मूला दिया गया है, कैसे किसमें क्या माइनस किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है। अतः प्राथमिक घाटा, यहाँ से भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्राथमिक घाटा में क्या माइनस किया जाता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी अगर किया जाएगा तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। बजटीय घाटा कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय क्या होता है? कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय या बजटीय घाटा को दर्शाता है। राजस्व घाटा यह क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्व घाटा तो राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय माइनस किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो राजस्व घाटा प्राप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका राजकोषीय घाटा यह बजटीय घाटा, यहाँ पे बजटीय घाटा भी दिया गया है तो यह कुल प्राप्तियां बजटीय घाटा कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, अगर यहाँ से ऐसे निकाला जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? बजटीय घाटा प्राप्त होगा और उसमें क्या जोड़ा जाएगा? सरकार के ऋण तथा अन्य देयता अगर जोड़ दिया जाएगा तो हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा। या राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां, दूसरा भी सूत्र होता है, दूसरा या फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा प्राप्त करने का। तो राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण से प्राप्तियां फिर प्लस किया जाता है अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, तो हमें क्या प्राप्त होगा? राजकोषीय घाटा। मेरे हिसाब से यह जो पहला वाला है ये इजी है ज्यादा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, तो राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? अभी क्वेश्चन देखें लो। तो भारत सरकार को अपने उन व्यय को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। यही इसका तात्पर्य होता है राजस्व घाटे का। जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व आय से अधिक होता है, तो इस अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है, तो इस अंतर को क्या कहा जाता है? तो इस अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। इसकी पूर्ति के लिए सरकार जो कर्ज लेती है, उससे कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित नहीं होती है, बल्कि केवल परिचालन लागत या दैनिक खर्च की पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो आपका पीएम गति शक्ति ये सम्मिलित है। भारत के बजट 2022-23 के हिसाब से समावेशी विकास ये भी आपका इसमें सम्मिलित है। उत्पादकता, संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य ये भी आपका इसमें शामिल है। और ये जो विनिवेश है ये इसमें शामिल नहीं किया गया है। बजट 2022-23 में विनिवेश को शामिल नहीं किया गया है। संघीय बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार बजट में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु चार प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जो निम्न है। पहला है पीएम गति शक्ति। पहला क्या है? पीएम गति शक्ति को शामिल किया गया है। दूसरा है समावेशी विकास को भी शामिल किया गया है। उत्पादकता, संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य को भी शामिल किया गया है। निवेश का वित्त पोषण ये भी शामिल किया गया है। निवेश का वित्त पोषण को भी शामिल किया गया है। बजट 2023-24 में सात प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जो सप्तऋषि की भांति कार्य करती है। ये सात प्राथमिकताएं निम्न है। पहला क्या है? तो समावेशी विकास है। दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश। चौथा है सक्षमता को सामने लाना। पांचवा है हरित विकास। छठा है युवा शक्ति और सातवां का है वित्तीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स से जीडीपी अनुपात क्या था? तो भारत में टैक्स से जीडीपी अनुपात की बात किया जाए तो यह कितना था? 9.9% था। 9.9% था, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक तो नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9.9%। बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार भारत में टैक्स से जीडीपी अनुपात के बजट अनुमान 2021-22 में 9.9% संशोधित अनुमान है। 2021-22 में 10.8% तथा बजट अनुमान 2022-23 में 10.7% था। 2022-23 में कितना था? तो 10.7% और वहीं 2021-22 में 10.8% था। बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में टैक्स जीडीपी अनुपात 11.1% अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में 22-23 के लिए 11.1% ही है। कितना है? 22-23 के लिए 11.1% ही। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी को माना है। क्या माना है? विकल्प बी को सही माना है। यानी कि बिहार लोक सेवा यानी कि बीपीएससी या इसे 11.7% माना है। कितना? 11.7% ही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना प्रतिशत था? 1.7% था। कितना? या आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 22 में पूछा गया और आपका डाटा कब का पूछ रहा है? 2018 का पूछ रहा है। तो उस समय कितना प्रतिशत था? या 1.7% था। नवंबर 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक वस्तुगत निर्यातों एवं आयातों में भारत की हिस्सेदारी क्रमशः 1.7% तथा 2.6% है। जबकि वैश्विक सेवा निर्यात तथा आयात में भारत की हिस्सेदारी क्रमशः 3.5% एवं 3.2% है। उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? या कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो इसे 6.8% आकलन किया गया। कितना? 6.8% आकलन किया गया है।
केंद्रीय बजट 2021-22 केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार बजट अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 6.8% अनुमानित था। बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान के लिए यह 6.9%, जबकि अनुमान 2022-23 के लिए यह 6.4% अनुमानित है। बजट अनुमान ये 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% अनुमानित है। कितना प्रतिशत है? तो यह 5.9% अनुमानित है। लेकिन अभी हम जो लोग डाटा पढ़ रहे हैं, यह कोई काम का डाटा नहीं है, क्योंकि अभी 25-26 का आपका बजट पे आ गया होगा और 24 वर्ष 2022-23 में संशोधित अनुमान के लिए यह 6.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएस से स्टैटिक के पोर्शन के हिसाब से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रभावी राजस्व घाटा किसे केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो इसे 2011-12 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 2011-12 में। प्रभावी राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया। घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य राजस्व खाते के संरचनात्मक के असंतुलनों को व्यक्त करना है। इसे वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। अगर बात किया जाए कि प्रभावी राजस्व घाटा कैसे निकाला जाता है, प्रभावी राजस्व घाटा को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो राजस्व घाटा में से पूंजी संपत्ति को माइनस किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। पर पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7% अनुमानित है। जबकि वर्ष 2022-23 में संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान के लिए क्रमशः 2.9%, यानी कि संशोधित अनुमान की बात की जाए तो यह 22-23 के लिए 2.9% था, और बजट अनुमान की बात की जाए 2022-23 के लिए तो यह कितना था? तो 2.6% अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है, तो इसका संबंध किससे? इसका संबंध उत्पाद कर से। उत्पादक शुल्क के इतिहास में वर्ष 1986 के ऐतिहासिक वर्ष रहा, जब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति 1985 के क्रियान्वयन में बीपी सिंह उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे। बीपी सिंह के द्वारा 1 मार्च 1986 से मॉडबेट लागू किया गया। मॉडबेट संशोधित मूल्यवर्धित कर है, यह जो क्या है? संशोधित मूल्यवर्धित कर है मॉडबेट भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही था। जो मॉडबेट था वो क्या था? तो एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1994-95 में इसे प्रारंभ किया गया था। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। ये भी ना इंपॉर्टेंट है कि जो सेवा कर होता है वह प्रत्यक्ष कर होता है या अप्रत्यक्ष कर होता है। तो सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसे चेलैया समिति की संस्तुति पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में वित्त अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया गया। यह संघ सूची का विषय है। वर्ष 2003 में 88वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 268 संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में यह जीएसटी में शामिल हो गया है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो सेवा कर है इसे किसकी समिति की सिफारिश पे लाया गया था? तो चलैया समिति की संस्तुति या सिफारिश पे इसे लाया गया था। और कब लाया गया था? तो 1994 द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि सेवा कर जो है यह किस विषय का सूची है? संघ सूची का विषय है या समवर्ती सूची का या राज्य सूची का? तो जो सेवा कर होता है वह संघ सूची का विषय होता है। इसमें आप पे संविधान संशोधन भी इसका बात कर सकते हैं कि सेवा कर किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो वह 88वें संविधान संशोधन से संबंधित है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करना है। तो सबसे पहला किया गया राष्ट्रीय कृषि नीति को कब लाया गया था? तो इसे 2004 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2004 में लाया गया था।
सॉरी, राष्ट्रीय कृषि नीति को 2004 में नहीं लाया गया था, इसे 2000 में लाया गया था। इसे कब लाया गया था? तो इसे 2000 ईस्वी में लाया गया था। और जो समुद्री मत्स्य नीति है, इसे 2004 में लाया गया था। इसे कब लाया गया था? 2004 में लाया गया था। और नवीन विदेशी व्यापार नीति है, इसे 2014 में लाया गया था या लागू किया गया था। नवीन विदेशी व्यापार नीति को कब लागू किया गया था? तो 2014 में। सातवां वित्तीय आयोग कब आया था? तो यह 1978 में आया था। सातवां वित्तीय आयोग कब आया था? तो यह 1978 ईस्वी में आया था। राष्ट्रीय कृषि नीति का संबंध 2000 ईस्वी से है। समुद्री मत्स्य नीति यह कब लाई गई थी? तो यह 2004 में लाई गई थी। और नवीन विदेशी व्यापार नीति इसे 2014 में लाया गया था। सातवां वित्तीय आयोग इसे 1978 में लाया गया था। इसे कब लाया गया था? 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर इसमें भी मिलान करना है, तो पहला कथन क्या? पहला स्तंभ क में एक तरफ ही दिया गया है और दूसरी तरफ मिलान करने के लिए दिया गया है, किससे क्या संबंध रखता है? तो पहला है कि ओपन जनरल लाइसेंस का संबंध की बात किया जाए तो इसका संबंध आपका विदेशी व्यापार से हो जाएगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा? ओपन जनरल लाइसेंस का संबंध विदेशी व्यापार से हो जाएगा। उसके बाद है ट्राइसेम का अगर बात किया जाए इसका संबंध रोजगार से हो जाएगा। उसके बाद है थोक मूल्य सूचकांक का संबंध मुद्रास्फीति से। इसका संबंध किससे? मुद्रास्फीति से। और नगदी रिजर्व अनुपात का संबंध ऋण नियंत्रण से है। इसका संबंध किससे? ऋण नियंत्रण से इसका संबंध है। ओपन जनरल लाइसेंस का संबंध किससे है? तो आपका इसका संबंध विदेशी व्यापार से। इसका संबंध किससे? विदेशी व्यापार से। और ट्राइसेम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध रोजगार से है। और थोक मूल्य सूचकांक का संबंध मुद्रास्फीति से। और नगदी या नगद रिजर्व अनुपात का संबंध ऋण नियंत्रण से। किससे? ऋण नियंत्रण से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो इसे जो तदर्थ ट्रेजरी बिल है, इस प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया है? तो इसे 31 मार्च 1997 को इसे समाप्त कर दिया गया। कब? 31 मार्च 1997 को। एडॉक, जो हम लोग ये तदर्थ हिंदी में पढ़े ना, उसे इंग्लिश में एडॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडॉक की ट्रेजरी बिल की भारत में शुरुआत 1955 में हुई थी। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एडॉक की ट्रेजरी बिल है इसकी शुरुआत भारत में कब से होती है या कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। यह रिजर्व बैंक के नाम से निर्गमित होती है। जो यह ट्रेजरी बिल है यह किसके नाम से निर्गमित यानी कि जारी की जाती है? तो रिजर्व बैंक के नाम से। तथा सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है। इनका प्रत्यक्ष तथा तत्काल मौद्रीकरण हो जाता है, क्योंकि इनके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है और अनुषंगी रूप में मुद्रा दायित्व में वृद्धि होती है। एडॉक ट्रेजरी बिल का निर्गमन 31 मार्च 1997 से बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गई। इसके स्थान पर किस योजना को लागू की गई है? तो अर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मध्य अर्धशतक यानी कि मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? अपनाए गए महालनोबिस से प्लान मॉडल का उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य भारी उद्योगों की स्थापना करना, जो पूंजी सघन थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगर बात किया जाए यह जो महालनोबिस से प्लान था यह किसे पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। किससे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। कब से? 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वह किस मॉडल पे आधारित थी? तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। मॉडल में सम्मिलित क्षेत्र क्या क्या थे? तो पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पाद क्षेत्र तथा घरेलू उद्योग क्षेत्र। इस योजना में आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ देश के तीव्र औद्योगिकरण को प्रमुख लक्ष्य माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो जो यह अनुदान की मांगे है यह जो वार्षिक बजट आता है उसके हिसाब से इसे तय की जाती है। तो यह जो ऑप्शन दिया गया इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इस ऑप्शन में आपका वार्षिक बजट दिया रहता तो उस हिसाब से इसमें ऑप्शन टिक किया जा सकता था। तो इसका सही आंसर की बात किया जाए तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 2023-24 में कुल 102 अनुदान मांगे की गई थी। कितनी मांगे की गई थी वार्षिक बजट 2023-24 में? तो कुल 102 अनुदान की मांगे की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग क्या है? तो यह एक प्रकार का परामर्शदात्री संस्था है। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यानी कि जो योजना आयोग है वह संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था, जो मंत्रिमंडल द्वारा 15 मार्च 1950 को पारित किया गया था। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है। यहाँ से जो ऑप्शन दिया रहता है तो गैर संवैधानिक भी दिया रहता है, सलाहकारी भी दिया रहता है और परामर्शदात्री निकाय भी दिया रहता है। तो इन तीनों जो ऑप्शन दिया गया, यानी कि यह तीनों शब्द को आप ध्यान में रखेंगे, सलाहकारी, परामर्शदात्री और गैर संवैधानिक। वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली है, यानी कि योजना आयोग का जगह किसने ले ली है? तो नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली है। और कब से लिया है? तो 1 जनवरी 2015 से। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का योजना आयोग है, जो भारत का योजना आयोग है वह क्या है? तो यह एक सलाहकार बोर्ड है। यह क्या है? तो यह एक प्रकार का सलाहकार बोर्ड है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें बताया है कि इन तीनों वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया है? सलाहकार बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि योजना आयोग का स्वरूप क्या है? योजना आयोग है उसका स्वरूप क्या है? तो यह परामर्शदात्री संस्था। यह क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ है? तो इसका गठन की बात की जाए तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि योजना आयोग है एक, तो क्या है योजना आयोग? यह एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय। क्या है? यह एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है। तीनों जो शब्द बताया है, तीनों शब्द से क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग के संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वह योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख यानी कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती राजीव कुमार का स्थान लिया है। ये जो अध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो उपाध्यक्ष होता है यह हमेशा चेंज होते रहता है। अगर बात की जाए नीति का अर्थ यानी कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में बनते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अभी हमें बताया कि इस पे क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति का चिंतन समूह यानी कि थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? यहाँ पे आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है नीति आयोग का। तो नीति का फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और हिंदी में क्या होता है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि थिंक टैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीति आयोग को नाम से जाना जाता है। थिंक टैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीति आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है और नीति आयोग है, यह दोनों का अलग अलग एक अपना यानी कि ये दोनों अपने स्वतंत्र निकाय है। इन दोनों का संबंध एक दूसरे से नहीं है। इसका सही आंसर की बात की जाए तो उपरोक्त में से इसका कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है। तत्कालीन समय में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से
संबंधित है क्योंकि योजना आयोग की रिपोर्टों का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था। जो योजना आयोग है इसका रिपोर्टों का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही किया जाता था। अब योजना आयोग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि उसे समाप्ति कर लिया गया है, तो ज्यादातर नीति आयोग से ही क्वेश्चन बनते हैं। जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसिल है। वर्तमान में नीति आयोग के पास भी अपना गवर्निंग काउंसिल है। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग के मध्य संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना संभव नहीं है। नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद में कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध की बात की जाए तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग में इसका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। नीति आयोग जो था वह अस्तित्व में कब आया गया था, यानी कि उसकी स्थापना कब की गई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे समुदाय की कई क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि समुदाय के विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है। तो उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे शैक्षणिक की सुविधाएं सुलभ करना, इसका ये भी उद्देश्य होता है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। राजनीतिक प्रशिक्षण, ये भी उद्देश्य होता है। योजना बनाने में गाँव की सहायता करना। तो अगर आंसर की इसकी बात की जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है यह प्रायोगिक स्तर पर कब शुरू किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था, जिसे वर्ष 1964 तक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। यह जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसका बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए यह काम करता है। फिर से वही क्वेश्चन दिया गया है कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। तो आपका आर्थिक विकास करना, पर्यावरण संरक्षण करना, मानव पूंजी का निर्माण, समृद्ध जीवन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी भी समुदाय का सर्वांगीण विकास जैसे भौतिक, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास ही सामुदायिक विकास कहलाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट कहलाता है। कैसा विकास। तो आपका किसी भी समुदाय का सर्वांगीण विकास जैसे भौतिक हो गया, सामाजिक हो गया, नैतिक हो गया तथा सांस्कृतिक विकास ही सामुदायिक विकास से कहलाता है। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एस्केडे के अनुसार जियो और जीने दो का उच्च सिद्धांत ही सामुदायिक विकास की आधारशिला है। अगर बात करें कि भारत में समुदाय के विकास के मुख्य निर्माता कौन थे, तो एस्केडे थे और उनके अनुसार जियो और जीने दो का उच्च सिद्धांत ही सामुदायिक विकास की आधारशिला है। सामुदायिक विकास में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उत्पादन, संदेश वाहन, ग्रामोद्योग, पंचायत तथा जीवन के सभी महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार यानी कि यूएन के द्वारा समुदाय के विकास वे प्रक्रिया है जिनसे समुदायों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं को सुधारने, राष्ट्र के जीवन में इन समुदायों को सम्मिलित करने तथा राष्ट्रीय प्रगति के योगदान हेतु इन समुदायों को समर्थित बनाने के लिए व्यक्तियों के प्रयत्नों का सरकारी अधिकारियों के प्रयत्नों से भी समन्वय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो एकीकृत ग्रामीण विकास, इसे ही शुरू किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP मार्च 1976 में देश के चुनिंदा 20 जिलों में शुरू किया गया था। बाद में लघु किसान विकास एजेंसी, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम तथा सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए वर्ष 1978 से 1979 में देश के 2000 ब्लॉकों में एक नया कार्यक्रम IRDP प्रारंभ किया गया। हालांकि यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में 2 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। यह जो कार्यक्रम है IRDP, इसे कब लागू किया गया था। तो इसे 2 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। छठी योजना की अवधि वर्ष 1980 से 1985 तक रही। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात की जाए तो यह कब से कब तक चली थी। तो 1980 से लेकर 1985 तक के चली थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? तो इसे 1980 में 2 अक्टूबर 1980 में प्रारंभ किया गया। इस प्रकार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन यानी कि गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, जिससे सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। अप्रैल 1999 से इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। यानी कि अगर बात किया जाए इसे, तो अप्रैल 1999 से इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY में इसे मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम जो था इसे सर्वप्रथम सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में इसे सबसे पहले शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम वर्ष 1977 से 78 में राजस्थान राज्य से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो अगर बात करें रोलिंग प्लान की अवधारणा, तो इसे जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लागू किया गया था। इसे अवधारणा को जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था? तो 1978 से 1979 तक इसे लागू किया गया था। डॉक्टर गुरनार मिडल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक के प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशंसित किया था। इस अवधारणा को जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 1978 से 79 में लागू किया गया था। यहाँ से आपको ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका रूलिंग प्लान का संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपका या किसने दिया था? तो डॉक्टर गुरनार मिडल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक के प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग में किया है। अगर बात करें इनकी पुस्तक का, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडियन इकोनॉमिक के प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल योजना का आप इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? रोलिंग प्लान इसका मतलब होता है। यहाँ पे बीपीसी थोड़ा सा खेल कर दिया गया है। अगर चल योजना अगर कोई पहली बार देखेगा तो डायरेक्ट एक कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसे 100% है कि कंफ्यूज होगा। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें तो इनमें से कथन सही चूज करना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कर रहा है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, यह कथन आप बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन कर रहा है कि एक योजना जो 3-4-5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ये भी कथन सत्य है। और तीसरा कथन कर रहा है कि यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, ये भी कथन आपका सत्य है। और चौथा कथन कर रहा है कि 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना, ये भी आपका कथन सत्य है। इस प्रकार बात करें तो यानी कि चारों कथन आपका सत्य है। चल योजना या रोलिंग प्लान एक दीर्घकालीन योजना है। इसमें 3 योजनाएं अल्पकालीन एक वर्ष हेतु। इनमें कितनी योजनाएं होती है? तो पहला होता है आपका 1 वर्ष हेतु, दूसरा होता है मध्यकालीन यानी कि 3 से 5 वर्ष हेतु, और तीसरा होता है दीर्घकालीन यानी कि 10 से 20 वर्ष हेतु योजनाएं बनाई जाती है। रोलिंग प्लान के तहत योजना में आवश्यक संशोधन किया जाता है। इस प्रकार यह एक लचीली योजना है। इस प्रकार यह क्या है? तो एक प्रकार की यह लचीली योजना है जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करते हुए बढ़ती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो रोलिंग प्लान है इसमें कितनी योजनाएं हैं? तो इसे 3 भागों में या 3 प्रकार को होती है। पहला होता है 1 वर्ष हेतु, दूसरा होता है 3 से 5 वर्ष हेतु, और तीसरा आपका होता है दीर्घकालीन यानी कि 10 से 20 वर्ष हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक थी? तो 1966 से लेकर 1969 ईस्वी तक थी। कब से? 1966 से लेकर 1969 ईस्वी तक रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई। इसकी समाप्ति कब हुई? 31 मार्च 1966 को हुई। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि अर्थात 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक यानी कि 3 वर्ष से कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। अतः वर्ष 1966 से 69 को ही भारतीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश से कहा जाता है, यानी कि प्लान हॉलिडे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य समाविष्ट आर्थिक वृद्धि करना था। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाविष्ट आर्थिक वृद्धि करना था।
11वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना यह कब से कब तक चली थी? तो यह 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक के का व्यापक उद्देश्य समावेशी समृद्धि की प्राप्ति है। इसका उद्देश्य क्या था? तो समावेशी समृद्धि। और इसका कार्यकाल यानी कि यह कब से कब तक चला था? तो 2007 से लेकर 2012 तक यह योजना चला था। 19 से दिसंबर 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की चौवनवीं बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। जबकि 9 दिसंबर 2006 को एनडीसी की बैठक में इसके दृष्टिकोण पत्र की स्वीकृति हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तीव्रतर एवं अधिक समावेशी समृद्धि। इसका लक्ष्य क्या था 11वीं पंचवर्षीय योजना का? तो तीव्रतर एवं अधिक समावेशी समृद्धि यानी कि फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आपका यहाँ पे मिलान करना है कि एक तरफ एक स्तंभ 1 दिया गया और दूसरी तरफ स्तंभ ख दिया गया है। 1955 का संबंध की बात करें तो 1955 का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपका 1955 का संबंध है भारतीय औद्योगिक के ऋण और निवेश निगम से इसका संबंध हो जाएगा। और 1964 का संबंध है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से इसका संबंध हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का संबंध 1964 से हो जाएगा। और 1982 का संबंध है भारतीय निर्यात आयात बैंक से इसका संबंध हो जाएगा। 1987 का संबंध किससे? तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का संबंध 1987 से है। भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981। भारतीय निर्यात आयात बैंक के अधिनियम कब लाया गया था? तो 1981 में। 81 के अंतर्गत वर्ष 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईडीबीआई का तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है। का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था। इसे बैंक का यानी कि स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत हुआ था। और वित्तीय संस्था के रूप में किसे संस्था के रूप में हुआ था? तो वित्तीय संस्था के रूप में। और यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आई। यह जो बैंक है यह कब से अपने अस्तित्व में आई थी? तो 1 जुलाई 1964 से। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम आईसीआईसीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1955 में निजी क्षेत्र के उद्योगों को मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु की गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड बीआईएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना जनवरी 1987 में की गई थी। बीआईएफआर की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। और आईसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? यह आपका करंट का क्वेश्चन है 2020 के हिसाब से। यह क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। तो इसका सही उत्तर की बात किया जाए क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा अप्रैल 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल परिसंपत्तियों के आधार पर विश्व के 100 बैंकों में से भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 55वें स्थान पर। किस स्थान पे? तो 55वें स्थान पर था, जो सूची में भारत का अकेला बैंक है। अप्रैल 2021 तथा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की रैंकिंग क्रमशः 97वीं और 53वीं है। यानी कि 2021 में इसे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसे 57वां स्थान प्राप्त हुआ था। और 2022 में इसे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 53वां अंक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक के क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो कितना रखा गया था? तो लगभग आपका 4% रखा गया था। कितना रखा गया था? लगभग 4% रखा गया था। अक्टूबर 2012 में भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना यह कब से कब तक चली थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना तो यह 2012 से लेकर 2017 ईस्वी तक चली थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें 8% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य तय किया गया था। अन्य बातों की अतिरिक्त 12वीं योजना में कृषि एवं संबंध क्षेत्र के लिए वार्षिक औसत दर 4%। कृषि एवं संबंध क्षेत्र के लिए कितना प्रतिशत वार्षिक औसत दर था? तो 4% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था।
12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतर, धारणीय तथा अधिक समावेशी समृद्धि था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पे विचार कीजिए। पहला कदम कर रहा है कि औद्योगिक के श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपरोक्त के सूचकांकों में से कौन सा या कौन से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ द्वारा संकलित किया जाता है। तो जो पहला दिया गया कथन कि औद्योगिक के श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसे श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। और ये आपका दूसरा कथन और तीसरा कथन यानी कि तीनों को श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित किया जाता है। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और तीसरा कथन है कि ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इन तीनों सूचकांकों का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो श्रम ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। और चौथा है कि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता सूचकांक। इस सूचकांक का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो पहले सीएसओ के द्वारा किया जाता था, अभी वर्तमान में एनएसओ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा किया जाता है। तो यह जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन से इसका आंसर डिफाइन नहीं किया जा सकता है। औद्योगिक के श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। जबकि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई यूएनएमई सीएसओ वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा संकलित किया जाता था। वर्ष 2008 से जारी होना बंद हो गया। वर्तमान में एनएसओ द्वारा सीपीआई संयुक्त जारी किया जा रहा है। सीपीआई संयुक्त को वर्तमान में किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? तो एनएसओ के द्वारा जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। तो पहला कथन है कि सीआरआर और एसएलआर को कम करना। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जिसमें दूसरा कथन कर रहा है कि बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। तीसरा कथन है कि ब्याज दर का अविनियमन है। यानी कि इसका सही उत्तर की बात किया जाए तो उपरोक्त में से यानी कि इससे यह तीनों कथन शामिल है। इसे तीनों कथन को इसमें शामिल किया जाता है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में उपरोक्त तीनों शामिल है। समग्र आर्थिक सुधारों में अनेक क्षेत्रों को समाहित किया गया है। ये क्षेत्र है औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रथा को हटाना, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाना, आयात शुल्क में कमी लाना तथा मात्रात्मक के तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण। वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी बाजार का उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का निवेश, निजीकरण, उत्पाद शुल्क में कमी, आय और निगम कर में कटौती, सेवा कर शुरू करना, शहरी सुधार, गैर विकासमूलक व्यय में कमी यानी कि सरकारी स्टाफ को कम करना। इसका मतलब क्या होता है? गैर विकास मूलक के व्यय में कमी। इसका मतलब क्या होता है? सरकारी स्टाफ को कम करना, पेंशन संबंधी सुधार, मूल्य संवर्धित कर शुरू करना, रियायतों में कमी, एफआरबीएम एक्ट 2003 का परिपालन आदि ये सब इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो जो सुदीप्तो मुंडले हैं यह 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में शामिल नहीं थे। कौन? सुदीप्तो मुंडले। बाकी अशोक कुमार लाहिड़ी और रमेश चंद और अजय नारायण झा ये तीनों 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में शामिल थे। 27 नवंबर 2017 को एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 15वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। अजय नारायण झा, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर अनूप सिंह तथा प्रोफेसर रमेश चंदे। आयोग के गठन के प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास से चेंज हो गए। इनके जगह पे कौन बन गए? अभी वर्तमान में बात किया जाए आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आपका संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। वे इस आयोग के सदस्य थे, लेकिन बाद में शक्तिकांत दास की जगह अजय नारायण झा को सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात यानी कि सीआरआर में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो साख सृजन क्या होगा? साख सृजन में वृद्धि होगी। क्या होगी? साख सृजन में वृद्धि होगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात यानी कि सीआरआर में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में इसकी स्थापना की गई थी।
वर्ष 1956 में भारतीय संसद द्वारा पारित एलआईसी एक्ट 1956। एलआईसी एक्ट 1956 के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कभी थी? 1 सितंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, तो वह कौन सी मुद्रा कहलाती है? तो वह गर्म मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, गर्म मुद्रा या हॉट मनी कहलाती है। निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर एन मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध बीमा क्षेत्र से। इस कमेटी का संबंध किससे है? तो बीमा क्षेत्र से है। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट 7 जनवरी 1994 की प्रमुख सिफारिश के अनुसार आईआरडीए अधिनियम 1999 पारित किया गया। आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1999 पारित किया गया। रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अप्रैल 2000 में आईआरडीए एक संवैधानिक या सांविधिक निकाय के रूप में सामने आया। आईआरडी का लक्ष्य बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक तरफ सूची 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है और एक साइड में आपका आयोग या समिति दिया गया है। वो जो समिति थी किससे संबंधित है उसे मिलान करना है। तो पहला है सरकारी आयोग का संबंध की बात की जाए तो इसका संबंध किससे था? तो केंद्र राज्य से इसका संबंध हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध से इसका सरकारी आयोग का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है सी रंग राजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए इनका संबंध है। इसे समिति की गठन किया गया था गरीबी की माप कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है आपका पारेख समिति का संबंध किससे है? इसका संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है। किससे? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से इसका संबंध है। और नर्सिंग समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है। ये आपका नर्सिंग समिति इंपॉर्टेंट है और आपका ये सरकारी आयोग है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। सी रंगराजन समिति का संबंध गरीबी माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु, पारेख समिति का संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है और नर्सिंग समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो जो भंडारी समिति है इसका संबंध क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से इसका संबंध है। भंडारी समिति 1994, इस समिति का गठन कब किया गया था? तो इस समिति का गठन 1994 ईस्वी में किया गया था। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालीन उधार पर लेता है। तो जो बैंक दर होता है भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से नहीं लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक में ग्राहकों का खाता नहीं खुलता है, बाकी बैंकों का खाता खुलता है। तो यह जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने बैंकों से लेती है और यह जो अल्पकालिक उधार लेता है, ये अल्पकालिक समय के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक समय के लिए लेता है। तो ये आपका पहला कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन कर रहा है कि रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों नहीं होगा, बैंकों से उनके दीर्घकालिक के उधार पर लेता है। यहाँ पे ये भी गलत है, यहाँ पे दीर्घकालिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अल्पकालिक होना चाहिए। तो इसका आंसर की बात की जाए तो 1 और 2 दोनों इसका, यानी कि यहाँ पे गलत कथन चूज करने को बोल रहा है, तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। व्यापारिक के अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वहीं दूसरी ओर रेपो रेट पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों कथन आपका गलत है। नेक्स्ट है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पे। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोटों एवं सिक्कों तथा अन्य छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्गों के नोटों को जारी करता है। 1 रुपये के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 1 रुपये के नोटों का निर्गम किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का इस पर हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करें और इन योजनाओं को यानी कि
कालानुक्रमिक के क्रम में सजाना है। तो ट्राइसेम ट्राइसेम की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ट्राइसेम की स्थापना 1979 में की गई थी। उसके बाद ये आपका है आरएलईजीपी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई थी। कब की गई थी? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है तीसरा जीआरवाई, जीआरवाई की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। कब की गई थी? 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और ईएसए, ईएसए की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में की गई थी। तो इस प्रकार आंसर की बात की जाए तो आपका डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि पहले स्थान पे कौन आ जाएगा आपका? ये दूसरा, उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका आ जाएगा चौथा, और तीसरे स्थान पे आपका आ जाएगा तीसरा, और चौथे स्थान पे आपका आ जाएगा पहला। रायसेन में ट्रेनिंग ऑफ ए रूरल यूथ फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट योजना 18 से 35 वर्ष से वायु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त 1979 में प्रारंभ की गई थी। RLEGP यानी कि रूरल लैंडलेस इम्प्रूवमेंट गारंटी प्रोग्राम योजना 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1983 को की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP के विलय द्वारा जवाहर रोजगार योजना, इन दोनों का विलय करके क्या बनाया गया? तो जीआरवाई को अप्रैल 1989 में शुरू किया गया था। रोजगार आश्वासन योजना ESA की प्रारंभ 2 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो 1993 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम का संबंध किससे? तो इसका संबंध है यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए। यह कार्यक्रम किस लिए चलाया गया था? तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए चलाया गया था। बजट भाषण 2022-23 के अनुसार उत्तरी सीमा के ऐसे सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही विरल यानी कि बहुत ही कम है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत ही सीमित है तथा विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं को इसे नए वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। यहाँ के क्रियाकलापों में गाँव की बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केंद्रों के निर्माण, सड़क के संपर्क, विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था, दूरदर्शन और शिक्षण चैनलों के लिए डायरेक्ट टू होम एक्सेस की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे कार्य किए जाएंगे। इन क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा से जोड़ना इसका उद्देश्य है। वर्ष 2019 में आरंभ पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता को समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंग नहीं है? तो जो कृषि आधारित उद्योग है यह भारत निर्माण का अंग नहीं है। बाकी ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास और ग्रामीण टेलीफोनी ये सब भारत निर्माण का अंग है। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्या था? तो ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं आवासों का निर्माण शामिल थे। ग्रामीण सिंचाई विकास कार्यक्रम में शामिल कार्यों की प्रमुख मदें हैं सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम यानी कि AIBP, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग, जल यानी कि एक दूसरे की नदी को जोड़ना, आपस में नदियों को जोड़ना क्या होता है? तो नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग, जल निकायों यानी कि वाटर बॉडी की मरम्मत, पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार की योजना ERM आदि कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतमाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? जो भारतमाला परियोजना इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका संबंध है। परियोजना चरण
एक परियोजना चरण प्रथम को 24 अक्टूबर 2017 24 अक्टूबर 2017 सॉरी 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसकी अनुमानित अवधि वर्ष से इसकी अनुमानित अवधि वर्ष से 5 वर्ष से 2017 से 18 18 से यानी कि 2021-22 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग ने 1993-94 योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया है। तो यह 55% प्राकलित किया है। कितना प्रतिशत? 55%। ये भी पुराना क्वेश्चन है, ये चेंज होते रहता है क्योंकि इकोनॉमिक्स का जितने सारे क्वेश्चन होते हैं वह करंट से रिलेटेड आते हैं। योजना आयोग ने लकड़वाला फॉर्मूला पर वर्ष 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 54.96% प्राकलित किया था। वर्ष 2004-05 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत 41.4% था। कितना था? 41.4% था। वहीं सुरेश तेंदुलकर फॉर्मूले पर वर्ष 2004-05 में यह 54.4% गरीबी तथा वर्ष 2011-12 में 33.7% थी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे यह प्रतिशत बदलते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की रिपोर्टों के अनुसार, ये भी पुराना क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्टों के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन चार राज्यों में निवास करते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यानी कि इन 4 राज्यों में सबसे अधिक निर्धन लोग निवास करते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% से अधिक निर्धन लोग देश के इन 4 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 149 नंबर या इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे कथन क्या पूछा है? सत्य नहीं है। पहला कथन कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को रुपया 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। इतना ही रुपया परिभाषित किया गया है प्रतिदिन। दूसरा कथन कर रहा है कि शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33 पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। ये भी कथन आपका बिल्कुल सत्य है। और तीसरा कथन कर रहा है कि भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। ये भी कथन आपका बिल्कुल सत्य है। जो चौथा कथन है कि भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। तो यह कथन आपका बिल्कुल गलत है। यह कितना था? 21.9% है। वर्ष 2012 में तेंदुलकर समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एनएसएसओ सर्वेक्षण पर आधारित के अनुसार विकल्पगत कथन एबीसी कथन सही है, जबकि कथन डी क्या है? तो गलत है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है हम लोग को। तो ये आपका यानी कि वहाँ पे कथन गलत चूज करना था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का घटना चक्र समाप्त होता है। और अभी हाल ही में नया बुक घटना चक्र के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 17वीं बीपीएससी क्वेश्चन को ऐड किया गया है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका भी हमें सीरीज चालू करेंगे, लेकिन वह 71 बीपीएससी के लिए नहीं होगा। जो 72 या 73 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वह सीरीज होने वाला है, क्योंकि अभी 1 महीना बाकी है। तो 1 महीना में सारे सब्जेक्ट पूरा कवर नहीं हो सकते हैं, उसी तरह कवर हो सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर टिक किया जा सकता है। आप लोगों को पता है हम लोग रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन बुक का किया जाता है, बाकी क्वेश्चन देके आंसर टिक करने पर नहीं किया जाता है। आप लोग का भी रिवीजन हो जाता है और मेरा भी रिवीजन हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर जरूरत पड़ेगा आप लोग को तो मैं उस सीरीज को स्टार्ट करूंगा।